Relief is being denied to around 2,000 qualified PhD holder net cleared teachers, female teachers in Delhi University. So I'm sounding so very dark. पर क्या करें, हम लोग इसी काम में हैं, हम लोग तो उसमें नहीं वो नहीं करते, हम तो बताते हैं जो फैक्ट है, जो सच्चाई है यहाँ हिंदुस्तान की सच्चाई। तो वो यहाँ पर काम होता है और वर्कर्स को लेके काफी सारे मुद्दे, वुमेन को लेके हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता रहता है। छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा लोग नहीं है इसके अंदर, लेकिन हम लगातार करते हैं काम को। और हाँ, अभी ये जो हिंदू रिफ्यूजीज का जो कैंप था, तो जो मजनू के टीले के कैंप की बात आती है, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक सिर्फ एक कैंप लगाया है, वो सिर्फ ये मजनू के टीले के। जब वो लोग आए और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो लोग राजस्थान चले जाते थे, तो फोकस नहीं बैठता था, तो हम लोग उनके साथ काम कर रहे थे पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। मुझे भूटान का याद दिला, इसके बाद भूटान की बात करूँगा, आप दिला। तो हमने उनको बोला दिल्ली आओ, दिल्ली आके उनको हमने एक मजनू के टीले पे एक आश्रम में रखा। वो आश्रम गुरुजी का था, जो उनकी कास्ट से थे, ये लोग बागड़ी करके कास्ट के लोग हैं। तो फिर हम सारे मीडिया को दुनिया भर से लाए कि सुनो इनकी बात, ये क्या कह रहे हैं, जो बातें मैंने आपको बताई। एक कंट्री रह गया बांग्लादेश के बाद, भूटान। भूटान के बारे में क्या पता है आपको? कैसा कंट्री है, कैसे उसकी रेपुटेशन है, कैसा उसका, कोई बताएगा? अरे खड़े होके बता देगा तो बहुत अच्छी बात होता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में उसकी रैंक काफी क्या मतलब होता है इसका? हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस लेस के हैप्पीनेस लेस लेस तो नहीं है ना? चलो क्या है, क्या होता है? खुशियां के लोग, हाँ खुशियां के लोग। क्यों खुश हैं वहाँ के लोग? अच्छी लिविंग कंडीशंस लोगों की अच्छी हो। ठीक है, कुछ और क्राइसिस वहाँ, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी रहा है कभी क्या भूटान में? बाकी सबका पता है, भूटान का नहीं पता। आप बताओ। मुझे भी नहीं पता क्राइसिस, क्योंकि वो तो हैप्पी, कौन सा इंडेक्स है, आई डोंट नो, हैप्पीनेस इंडेक्स, तो वहाँ तो कोई क्राइसिस होना नहीं चाहिए। और ह्यूमन राइट क्राइसिस कैसे हो सकता है? हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 है, तो ह्यूमन राइट क्राइसिस कैसे हो सकता है? चलो फिर गूगल खोल लो फोन। भूटानीज रिफ्यूजीज डालो इसके अंदर और ढूंढो क्या मतलब है इसका। क्या लिखा है आगे, क्या नंबर था, कहाँ है ये लोग, उसकी पॉपुलेशन का रेशो क्या था भूटान की पॉपुलेशन के हिसाब से? इतना तो ढूंढ के बताओ। 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ भूटान, मतलब 10 में से 1 लाख पॉपुलेशन, मतलब 1/6 की पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि 100 में से 1/6, हाँ 100 में से 60 नहीं 100 में से 16, 10 में से कितने हुए? हाँ 100 में से कितने हुए? 16, और 1000 में से 166। और भूटानीज रिफ्यूजीज की कितना नंबर आ रहा है आपके रिकॉर्ड में? कितने थे? 1,30,000। हाँ 1 लाख तो वो हुए जिनको सारे कंट्रीज में सेटल कर दिया। यूएसए का नंबर आ रहा होगा ना, 20,000 यूएसए में, कनाडा में, ये सब कुछ करके। कौन थे ये भूटानीज रिफ्यूजीज जो 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ भूटान थी, और कैसे वो वहां से निकल गए, और कैसे वो क्यों निकाला उनको, और वो गए कहाँ? हाँ नेपाल में गए। लेकिन भूटानीज रिफ्यूजीज, भूटान ने उनको निकाला ना, तो एक ऐसी कंट्री है दुनिया में जिसने अपने कंट्री के हर छठे आदमी को देश से निकाला दे दिया, और हर छठे आदमी ने रिफ्यूज लिया इन डिफरेंट कंट्रीज। इस मामले में नेपाल ने उनको रिफ्यूज दिया क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि आप इनको दो, हम इन सबका बंदोबस्त करेंगे। तो नेपाल, भूटान एक बिल्कुल पड़ोस का देश है। आप बोले हैप्पीनेस हैप्पीनेस, ऐसा देश कैसे हैप्पीनेस कर सकता है जो अपनी कंट्री के हर छठे आदमी को लात मार के बाहर निकाल देता है और कहता है कि आप यहाँ से निकलो, जहाँ जाने जाओ दुनिया के अंदर, हम आपको भूटान में नहीं रहने देंगे। क्यों निकाला? आप अपने गूगल से देख लेना,
टाइम खराब हुआ है। टाइम खराब क्या होगा, मुझे बड़ा दुख होता है सब चीज़ों को जान के। तो फिर आपको मैं चाहता नहीं कि आप रात को सोचो इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि बेहतर चीज़ें हैं सोचने के लिए। तो क्यों निकाला इनको, क्या कारण थे? कैसे होता है कि रेशियल बेसिस पे आप निकालते हो, कैसे आप रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करते हो, कैसे आप ड्रेस कोड लगाते हो? क्यों ड्रेस कोड लगाया भूटानीज ने? क्यों लैंग्वेज की, क्यों बोला कि आप अपने नेपाली कपड़े नहीं डालोगे, आप नेपाली भाषा नहीं बोल सकते, आप रहते हो तो आप यहाँ रह नहीं जाओगे? क्यों उनका परमानेंट स्टेटस कर दिया? क्यों उनको स्टेटलेस निकाला? क्यों बिल्कुल वर्चुअली फौज वालों ने आके बंदूक के बल के ऊपर उनको देश के बाहर निकाल दिया? देश के बाहर वो हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान ने उसको नेपाल की तरफ पासन कर दिया। तो जरूर देखेगा इसको भूटानीज रिफ्यूजीज के बारे में। हम लोग काफी सालों से जब तक ये लोग नेपाल में थे इनको सपोर्ट करते रहे, और बाद में ये सब लोग ऑलमोस्ट अभी यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया भर के देशों में इनको भेज दिया। आज कुछ यूके आप नंबर मिल जाएगा आपको, कनाडा में इतने इतने वो करते। अब वहां पे भी वो इनका दूसरा रिफ्यूज हुआ, मतलब पहले अपनी जो घर बास थे वहां से निकाला तो नेपाल, फिर नेपाल से निकाला तो तीसरे देश में। तो 30 साल में तीसरे देश के अंदर चले गए जहाँ पे कोई कल्चर नहीं है, जहाँ पे कुछ वो नहीं है, दिक्कतें पैदा करते हैं। और एक हमारा जो, और लेकिन हर तरह के क्राइसिस रहते हैं। जितना मैं चीज़ों को बता रहा हूँ सिंपल कुछ होता नहीं है। आप बोलोगे तो उसमें ये भी आएगा कि नेपाल गवर्नमेंट को क्या दिक्कतें आ रही थी, लेकिन सारी चीज़ें जितनी आप समझोगे, द मोर यू गो डीपर द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू हैव। लेकिन एक क्राइसिस मैंने फ्लैग किया जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रहा था। बहुत कुछ है बताने को, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं तो बस कर देता हूँ। आपको कुछ पूछना है पूछ लो। ठीक रहा? कुछ बोले तो नहीं, नया कुछ पता चल गया? और सीरियस क्राइसिस है, मैंने वर्कर्स को भी टच कर दिया, मैंने शेडलेस लोगों को। इंडिया में जो तिबेटियंस रिफ्यूजीज आए, एक्जैक्टली वो चकमा और भूटान का बता दिया ना, तिब्बती अभी, हाँ यस। अच्छा चकमा का भी बता दिया सुप्रीम कोर्ट वाला। तिब्बत से आए और उनको रिफ्यूजीज बोलते हैं। हिंदुस्तान ने उनको रिफ्यूज दिया, नो डाउट हिंदुस्तान रिफ्यूज, हाँ सॉरी, अनफॉर्चुनेटली इंडिया is not signatory to the International Convention on Refugees. India has no law about refugee people. India has absolutely no policy about refugee people. Similarly, India has absolutely no law about the stateless people. तो ये जो हमने करे थे citizenship वाला और refugee stateless और ये होता है। तो हिंदुस्तान में refugee status तो दिया, अफगानी को भी दिया, लेकिन क्या जो हर कोई रिफ्यूजी है वो सिटीजन बन जाएगा क्या, बन जाता है क्या? तो अभी तिब्बत के बारे में मैं भी बता रहा था। तो आपको क्या लगा कि आपने बताया कि तिब्बत लोग हिंदुस्तान में आए, बहुत सारा नंबर है, नंबर मुझे याद नहीं, वो होगा 40-50 हज़ार, ज्यादा भी हो सकता है। हाँ लाख, मेरे को नंबर उनका याद नहीं है, लेकिन मैं असली चीज बताता हूँ। नंबर देख लो, गूगल में देख लो क्या नंबर। 1,27,935 Tibetans were registered in तो अभी 1.5 लाख के आसपास होंगे। हाँ रजिस्टर्ड एज in the diaspora. हाँ ठीक है, होगा लाख सवा लाख के करीब हो सकता है। नंबर बढ़ रहा है ना, जब आए थे तो अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इनके भी तो बच्चे पैदा होते हैं, तो वो आगे बढ़, हाँ नेचुरली रिफ्यूजीज के और स्टेटलेस लोगों के भी बच्चे पैदा होते हैं, उनको भी और देखते हैं। So they came after 1959. जी, तो 59 आगे रिफ्यूज ले लिया। There is absolutely no possibility that they are going to be back to China or Tibet in their lifetime. कोई possibility लग रही है? 0% possibility है। कब आए थे? 59 ना? 59 और अभी कितना हो गया? 60 साल और 20 साल, 60 साल से लोग यहाँ पर हैं। जी हाँ सही है, 60 साल से लोग यहाँ पर हैं, और अभी उनको कुछ फैसिलिटीज मिलती रहती है, जैसे कि श्रीलंकन रिफ्यूजीज को भी फैसिलिटीज मिलती हैं। हिंदू रिफ्यूजीज को अभी तक कोई भी ऐसी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, कोई भी शेल्टर नहीं है, किसी भी कोई सरकार अभी बोल नहीं सकती कि हिंदू रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए जिनका नंबर तकरीबन 40,000 के करीब होना चाहिए, हम सरकार ने उनको शेल्टर या दिया या खाना दिया, कुछ दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन भूटानीज रिफ्यूजीज को दिया था, और 60 साल से इन लोगों को, ये लोग स्टेटलेस थे क्योंकि चाइना से निकल गए और हिंदुस्तान में तो रिफ्यूजीज थे, तो इनको कोई सिटीजनशिप नहीं दी गई और इनको पासपोर्ट नहीं मिलता था,
क्योंकि ये तो वो थे। हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है, किसी ने पढ़ा हुआ है क्या? पढ़ा? क्या कहता है? उसके क्या चाहिए सिटीजनशिप 5 तरीके हैं लेने के, तो बाय बर्थ, बाय नेशनल। और उसमें होता है ना, पहले था कि जिसका भी बर्थ हो जाएगा उसको मिल जाएगी, फिर बोला वन ऑफ द पेरेंट, फिर दूसरा बोला फिर वो जो चेंजेस होते रहे अपना। नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। हाँ, तो ऐसा था कि ये भूटानीज तो हिंदुस्तान में पैदा हो रहे थे, तो 60 साल पहले आ गए थे, तो बहुत सारे बंदे जो थे वो इस एक्ट के आने से पहले हो गए थे और वो इलीगल इमिग्रेंट थे नहीं। तो लेकिन उसके बावजूद भी इनको यहाँ की नागरिकता और यहाँ का पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट नहीं मिलता था, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप दुनिया में ट्रेवल नहीं कर सकते। तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते तो आप कहाँ रहोगे? तो आप अपनी रिफ्यूजी की बस्ती में रहोगे, रिफ्यूजी कॉलोनी में रहोगे, आपको और कुछ और काम धंधे तो मिलेंगे नहीं। तो फिर एक हाई कोर्ट की एक बहुत अच्छी जजमेंट थी जिसमें जस्टिस राव ने जजमेंट पास की, जिन्होंने बोला जब आपका एक्ट कहता है कि जिसका जन्म हो जाएगा तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी, जिसका पेरेंट है, तो आप कैसे डिनाई कर सकते? तो भारत सरकार ने अभी 16-17 के अंदर 17 में 2017 में कोर्ट के ऑर्डर से कंटेम्प्ट के बाद उनको पासपोर्ट देना इशू किया। तो इवन दिस तिब्बती रिफ्यूजीज जो है, वाकई रिफ्यूजी है, इनको भी 60 साल तक सफर करना पड़ा सिर्फ अपना पासपोर्ट लेने के लिए। अभी मिलना शुरू हो गया, वो कोर्ट की जजमेंट से हुआ, वो कंटेम्प्ट के बाद हुआ। तो ये हो गया तिब्बत का, हो गया। आपने बोला था तिब्बत का आपने बोला था ना? मेरे आपने बोला था, हाँ। तो इनकी और भी कर रहे हैं इनके साथ, लेकिन इनके साथ भी एक सिटीजनशिप का क्राइसिस था जो कोर्ट के थ्रू अभी रिजॉल्व हुआ। तो ये भी है। और बताइए कुछ। अफगानिस्तान से भी बहुत सारे। अफगानिस्तान बता देता हूँ। अच्छा सवाल पूछे, पानी नहीं मिला। शुक्रिया। तो अफगानिस्तान, हाँ ठीक है, हो गया। बेसिक ह्यूमन राइट। हाँ। अफगानिस्तान में राजा रणजीत सिंह का राज हुआ था। काबुल पे उन्होंने काबिज किया था। साल मुझे मालूम, साल में मिला मुझे जी के किताब है, इसलिए आप देख लेना। उनके साथ बहुत से पंजाब के लोग अफगानिस्तान गए थे, जिसमें सिख और हिंदू दोनों थे। रणजीत सिंह सिख थे तो सिख नंबर भी पड़ा था आपका। देखो एग्जैक्ट नंबर वहाँ अफगानिस्तान का मिलता नहीं। लोग क्लेम करते हैं कि एक टाइम में 1 लाख हिंदू और सिख वहाँ पर थे। लोग ये भी क्लेम करते हैं कि काबुल शहर की तकरीबन 40% प्रॉपर्टीज पर हिंदू और सिखों का मतलब कब्जा था, उनके पास थी। और ये भी बोलते हैं कि क्योंकि सारा का सारा ये जो था मनी लैंडिंग और गोल्ड, ये सारा का सारा हिंदुस्तानी देखते थे, तो वो इनका काफ़ी वो था। और जब वहाँ पे सोवियत आए और तालिबान मूवमेंट शुरू हुआ तो वो हिंदू और सिखों का वहाँ से निकलना शुरू हुआ। तो 1 लाख के करीब थे। प्राइम मिनिस्टर भी रहे एक हिंदू, और मिनिस्ट्री में भी अच्छी पोजीशन में थे। मैं मतलब बहुत लोगों को जानता हूँ जो अफगानिस्तान से आए, हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उसके बहुत से लोग वहाँ पर हैं जो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन हिंदुस्तान से ज़्यादा वो कनाडा और यूके इन देशों में गए। जर्मनी में बहुत सारे हैं, यस हाँ, जर्मनी में सबसे बड़ा नंबर है अफगानिस्तान वालों का। मुझे पता है जर्मनी में वो कैसे पहुँचते थे, लेकिन जर्मनी में सबसे बड़ा नंबर है। और एक चंदोक करके सरदार है जो उसका हेड भी है, और तो वो है। और जब से ये तालिबान आने शुरू हुए तो उनको निकालना शुरू किया। अब वो नंबर में लोग 1 लाख भी बोलते हैं, वो लोग 1,20,000 भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 50,000 होगा। तो ये नंबर्स के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनकी साइजेबल प्रेजेंस थी वहाँ पर, और उनका वहाँ पर होल्डिंग्स थी, लैंड होल्डिंग्स थी, उसमें पूरा उनका वो था। लोग बोलते हैं कि जब तालिबान का राज पूरा चल रहा था और उस वक्त सिवाय इंडियन एम्बेसी भी चली गई थी, तो उससे पहले सिर्फ इंडियन एम्बेसी में जो लोग काम करते थे इतने हिंदू और सिख वहां पर थे। और अभी लोग बोलते हैं कि कुछ फैमिलीज हैं, 300 या 400 गुरुद्वारे भी हैं वहां पर, तो 300 या 400 फैमिलीज होगी। तो ये 1 लाख से 300-400 फैमिलीज में नंबर 700 है या 800 है, कोई बता नहीं सकता है आपको कि ठीक नंबर क्या है। और क्योंकि वो अफगानिस्तान से भी आते हैं तो ये नंबर इतना हो गया। और इनको अपने सारा कुछ छोड़ छाड़ के, अब गुफार में मार्केट में जाओगे तो ये लोग अपने लेदर की जैकेट्स वगैरह बेचते हैं, लाजपत नगर में बेच रहे होते हैं, गुफार में घड़ियाँ बेच रहे होते हैं। और जब उनसे आप जाओ, मतलब मुझे पता नहीं आपके पास कितना समय होगा या कुछ होगा, तो
इन रिफ्यूजियों से जरूर मिलना चाहिए, जैसे कि हिंदू रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान मिलना चाहिए, तिब्बतन रिफ्यूजी से मिलना चाहिए, श्रीलंका रिफ्यूजी से मिलना चाहिए, और अफगानिस्तान से जो लोग आए आप मिलो तो वो बोलेंगे हमारे पास, और वाकई उनके पास उस वक्त बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मर्सिडीज वगैरह उनके घरों में थी और उनकी बड़े बड़े महल थे, और वो लोग यहाँ पर आकर उनको रिफ्यूज मिला, उनको रिफ्यूजी स्टेटस हिंदुस्तान ने दिया, और वो लोग जाकर अब गाड़ियाँ और कुछ सामान वामान बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि वो भी स्टेटलेस बनते हैं क्योंकि ऐसी जगह पर आकर, तो इन लोगों से भी कभी कभी मिल लेना चाहिए, क्योंकि आप सिटीजन हैं हिंदुस्तान के, और अगर कोई सीरियस ह्यूमन क्राइसिस होता है जैसे सीरिया में हुआ या कहीं पर भी हुआ, तो ऐसा क्राइसिस कहीं भी हो सकता है। जैसे किसी ने सोचा नहीं था आज से 100 साल पहले या 90 साल पहले या 80 साल पहले कि हिंदुस्तान का पार्टीशन होगा, किसी ने नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। और जब पार्टीशन होता है तो कितने सारे लोग रिफ्यूजी बनते हैं। हम लोग एक खुद रिफ्यूजी लाहौर के रहने वाले हैं, तो हम लोग हिंदुस्तान में आते हैं तो हमारी माँ बताती है कि सबसे पहले हमारी फैमिली वहाँ पे उनका लाहौर का अपनी वहाँ की उनके पास दुकान ज्वेलरी शॉप थी मोहल्ला सलीम लाहौर के अंदर, और बड़ा मकान था जो मेरी माँ बताती थी कि 3 मंजिला था, उसमें हरे और नीले रंग के शीशे लगे हुए थे। तो वो सब छोड़कर वो लोग फिर ट्रेन से होकर आए और पहाड़गंज के शमशान घाट में 20 दिन रहे, पहाड़गंज के कब्रिस्तान में 20 दिन रहे, शमशान घाट में कब्रिस्तान में 20 दिन रहे। तो ये फैमिली आई और कब्रिस्तान में रही, फिर ठीक है क्योंकि पार्टीशन था अंग्रेजों ने कराया था, तो उन्होंने कुछ फिर मकान उसके बदले में मकान दे दिया या कुछ कर दिया। लेकिन जैसे ये क्राइसिस होता है तो ऐसे क्राइसिस और हो सकता है, और इसका कोई गारंटी नहीं होती कि आप उम्र सिटीजन रहोगे या आप सिटीजनशिप से आप डिप्राइव नहीं हो जाओगे। मान लो आप किसी दूसरे देश में चले जाते हो, आप यहाँ की सिटीजनशिप सरेंडर, जैसे कि हमारा ये भूल गया क्योंकि हम फिजी और मालदीव वगैरह में भी काम करते हैं, मॉरिशस और फिजी और इन सब देशों में भी, क्योंकि जब हिंदुस्तानी गए वर्कर्स शुगर केन वर्कर्स के तौर पर इन सारे कंट्रीज में मॉरिशस और सिंगापुर, तो वहाँ पे भी ये जो लगे ये सॉरी मैं अभी मैं गए बरस हम लोग फिजी होकर आए थे, फिजी और मॉरिशस में हमने अपनी HRDI की शाखा लगाई थी। और तो ये जो आप पिक्चर सारी देख रहे हो, और बाकी कंट्रीज में युगांडा वगैरह में जब हुआ क्राइसिस तो हिंदुस्तानियों को निकाला वहां से क्योंकि वो अच्छी वो करते थे, उन सब ने भी रिफ्यूज लिया भाई। इतने सारे जैसे कि आप हेग जाओगे और हेग जाओगे तो आपको ये मतलब खड़ी बोली बोलने वाले, धोती पहनने वाले, नमस्ते करने वाले बंदे मिल जाएंगे। 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हेग इज पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ये लोग हिंदुस्तान से अफ्रीकन कंट्रीज में गए, अफ्रीकन कंट्रीज से क्योंकि वो कॉलोनीज थी नीदरलैंड की, तो वो वहां पहुंचे। तो हेग में आपको 10% भारतीय मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली दीज आर प्रोग्रेसिव कंट्रीज, उन्होंने सबको सिटीजनशिप दी है, और तो इसलिए ये लोग जो रिफ्यूजीज होते हैं या लोग जो स्टेटलेस होते हैं या स्टेटलेस हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी कभी थोड़ा सा ऐसी फॉर ए चेंज सोच लेना चाहिए। Sir, there is a very good movie, The Terminal of Tom Hanks, which explains the state issues faced by the stateless. बढ़िया है, अच्छा काफी है स्टेटलेस में क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन है और उसको लेके काफी कुछ है। हमने यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हाँ बिल्कुल, उसमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं तो सब कुछ तो चाहिए ना उसके अंदर। तो है ये ह्यूमन राइट्स की जो दुनिया है ना काफी वो है, मतलब दुख भरी है, चैलेंजिंग है। मतलब कोई मुझे बोले कि ये कोई ऐसे लोग, मतलब ये नहीं है कि भाई आप दुख और कष्टों में हो तो भी आप इस काम को करोगे। अब हम लोग को दिल्ली में मेरा जन्म हुआ पड़ा है और मैं वकालत भी करता हूँ, ह्यूमन राइट्स भी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद एक टेम्परामेंट और माइंडसेट होता है कि आप इन चीज़ों को महसूस करते हो, सोचते हो और करते हो कि कुछ करना चाहिए, और उसके करने से कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हिंदू रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान जो है, तो HRDI ने उनको एस्टैब्लिश किया, उनको उनका लॉन्ग टर्म वीज़ा मिले उसके लिए कोशिश की। उनका लॉन्ग टर्म वीज़ा का पीरियड जो 11 साल से था उसको 9 साल लाने में हमने प्रयास किया। उनको जब इस पीरियड में रहेंगे तो उनको बैंक अकाउंट नहीं खोल पाते थे, उनका लाइसेंस नहीं बनता था, तो उनको बोला कि भाई आप इनको बिलो पॉवर्टी लाइन की सुविधाएं दो, तो वो सुविधाएं मिलने में टाइम मिल रहा या बाकी सब चीज़ों में। तो आप तो कर सकते हो कि एक बहुत छोटे सेटअप में एक बहुत कम रिसोर्सेज के साथ
या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी अगर आप ठीक तरीके से अपनी स्टेपिंग करते हो, समझदारी से काम करते हो, प्रोफेशनली सोचते हो, सब लोग प्रोफेशनल हैं, तो फिर आप अपने खाली समय में तो इस बारे में आप, अगर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग नहीं होती है लेकिन अगर आपका टेम्परामेंट होता है तो आप हजारों लाखों लोगों को एक मदद, बेहतर जिंदगी दिला सकते हो। इसलिए मैंने बोला नहीं कि ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसका ये मैंने बात ही नहीं की थी। ह्यूमन राइट्स का क्या मतलब है, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, वो क्या, वो सब चीज़ें तो किताबों में लिखी हुई हैं। तो मैंने आपको बहुत ही प्रैक्टिकल सी बातें बता दी। और कुछ किसी ने पूछना हो तो पूछ लो। हो गया चलो। थैंक यू वेरी मच। और हमारा जो संगठन का ऑफिस है यही टोडरमल लेन बंगाली मार्केट में, मतलब मंडी हाउस के बिल्कुल बाजू में है। आप लोग, अभी हमारा इवेंट है, मैं आपको जरूर बुलाता, जो आप शेयर करना, मैं आपको भेजूँ पोस्टर आ गया आपको, आप पोस्टर सबसे शेयर करना। और अच्छा हाँ सॉरी, आप लोग तो क्रिएटिव लोग हो, आप जुनैद हासिफ प्रोफेसर के बारे में अगर आप कुछ कविता हिंदी इंग्लिश या अपनी भाषा में लिख सकते हो तो आप हमें लिख के भेजना। कोई कैरिकेचर बना सकते हो वो बना के भेजना, आप छोटी सी स्टोरी लिख सकते हो वो लगा के भेज देना, कोई आर्टिकल लिख सकते हो छोटा बड़ा कैसा भी है, तो हम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे। ठीक है, मैं आपको बुलाता उस प्रोग्राम में, लेकिन हमने गलती से हाई कोर्ट में रख लिया, वो छोटा सा हॉल है, वो गलती हो गई, वरना हम यहीं कर लेते उसको। पर चूंकि इसलिए था कि ये लॉ का मामला है और ये टीचर्स का मामला है, तो हम चाह रहे थे कि हम इसको कोर्ट में भी करें और इसको यूनिवर्सिटी में भी करें, तो इसलिए हमने कोर्ट में किया। वो थोड़ा हमें जरूरी भी था, लेकिन थोड़ी बाद में महसूस हुआ कि थोड़ी सी गलती